बीते कुछ दिनों से आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे। किसी भी दोस्त रिश्तेदार को फोन कीजिए तो पता चलेगा कि तबीयत खराब है। किसी को तेज बुखार है तो किसी के गले से आवाज बड़ी मुश्किल से निकल रही है। हालांकि इन सब में एक लक्षण बड़ा ही कॉमन दिखा, भयानक खांसी। कोई कोई तो 2-3 हफ्तों से खांस रहा है, वो भी बलगम के साथ। जब मामले बढ़ने लगे तो सबका इस पर ध्यान गया, खबरें भी छपी। डॉक्टर ने सतर्क रहने को कहा। फिर चर्चा शुरू हुई फ्लू और इन्फ्लुएंजा वायरस की, और फिर पिक्चर में आया इन्फ्लुएंजा वायरस का टाइप H3N2। ये वायरस थोड़ा इसलिए भी डरा रहा है क्योंकि सरकार के बताए गए आंकड़ों के मुताबिक इस H3N2 वायरस के चलते अब तक देश भर में 9 मौतें हो चुकी हैं। तो आज की मास्टर क्लास में इसी से जुड़े कई सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। आखिर ये H3N2 वायरस नाम की बला क्या है? ये ज्यादा क्यों फैल रहा है? कोरोना की तरह क्या ये भी बड़ी मुसीबत का सबब बनने वाला है? और इससे बचाव के तरीके क्या हैं? तफसील से सारी चीजें समझेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात इन्फ्लुएंजा फ्लू और सामान्य कोल्ड की। सर्दी, खांसी, जुकाम, बंद नाक, बुखार, क्या हमेशा ये इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते होता है? जवाब है नहीं। कॉमन कोल्ड में भी ये सब होता है, जबकि इन्फ्लुएंजा वायरस के चलते होने वाली रेस्पिरेटरी डिसीज यानी सांस संबंधी बीमारियों को फ्लू कहते हैं। माने फ्लू और इन्फ्लुएंजा लगभग एक ही बात है। इन्फ्लुएंजा वायरस है और फ्लू उससे होने वाली बीमारी की सिचुएशन को कहते हैं। फ्लू और कोल्ड के लक्षण एक जैसे होने के बावजूद भी इनमें कुछ फर्क है। जहां कोल्ड के लक्षण धीरे धीरे आते हैं, जबकि फ्लू अचानक हावी हो जाता है और ये कोल्ड से कहीं ज्यादा नुकसानदेह होता है। दूसरा अंतर यह है कि कॉमन कोल्ड में नाक बहना एक आम लक्षण है, जबकि फ्लू में ऐसा नहीं भी हो सकता है। अब बात इन्फ्लुएंजा वायरस की। असल में इन्फ्लुएंजा वायरस के 4 टाइप हैं, A, B, C और D, जिनमें फ्लू के सीजन के दौरान सबसे ज्यादा फैलने वाले टाइप हैं A और B। अब इन्फ्लुएंजा A वायरस भी 2 तरीके के होते हैं, यानी इसके भी 2 सब टाइप होते हैं। इनको नाम दिए गए हैं H1N1 और H3N2, और इसी H3N2 वायरस ने इन दिनों उत्पात मचाया हुआ है। इन्फ्लुएंजा A की तरह ही इन्फ्लुएंजा B के भी 2 सब टाइप हैं। इन्हें नाम दिए गए हैं विक्टोरिया और यामागाता। सामान्य तौर पर इन्फ्लुएंजा ए के दोनों सब टाइप इन्फ्लुएंजा बी के दोनों सब टाइप से कहीं ज्यादा बीमार करते हैं। इसलिए इन्फ्लुएंजा ए के H3N2 टाइप से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। इन्फ्लुएंजा ए और इन्फ्लुएंजा बी की संरचना समझना भी जरूरी है। इन दोनों टाइप के वायरस में 8 सिंगल स्ट्रैंडेड RNA सेगमेंट होते हैं। इनके HA जीन में म्यूटेशन के जरिए लगातार थोड़े बहुत बदलाव होते रहते हैं, जिनके चलते नए इन्फ्लुएंजा स्ट्रेन भी बनते हैं। इसे एंटीजेनिक ड्रिफ्ट कहा जा सकता है। इस प्रक्रिया की वजह से लगभग पूरे साल इन वायरस के सरफेस प्रोटीन में बदलाव होता रहता है। इसलिए इन्फ्लुएंजा की जो वैक्सीन है उसको हर साल रिव्यू किया जाता है और जरूरी बदलाव जो है उसमें किए जाते हैं। अब बात H3N2 की। H3N2 ना ही ये कोई नया वायरस है और ना ही इससे लोग पहली बार बीमार पड़ रहे हैं। यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन यानी CDC के मुताबिक ये एक नॉन ह्यूमन इन्फ्लुएंजा वायरस है जो सुअरों में पाया जाता है और सुअरों से ही इंसान में आता है। CDC के मुताबिक साल 1968 में आए फ्लू की महामारी की वजह जो है वो H3N2 वायरस ही था। तब दुनिया भर में करीब 10 लाख लोगों की मौत हुई थी। अकेले अमेरिका में 1 लाख लोग मारे गए थे। और साल 2020 में जर्नल नेचर कम्युनिकेशन में छपी एक स्टडी के मुताबिक 60 और 70 के दशक में जिन बच्चों को H3N2 वायरस का इन्फेक्शन हुआ था, उनके जरिए ये वायरस बीते 50 सालों में खुद को बहुत बदल चुका है। हालांकि ये वायरस भारत में सबसे पहले साल 1996 में ही डिटेक्ट कर लिया गया था। तब से ये कई बार फैल चुका है, लेकिन इस बार इससे होने वाला फ्लू कुछ ज्यादा ही बीमार कर रहा है। H3N2 वायरस से होने वाले फ्लू के लक्षण जो है किसी भी दूसरे इन्फ्लुएंजा वायरस से होने वाले लक्षणों जैसे ही हैं। इसमें कफ आता है, बुखार, बदन दर्द, गले में खराश और थकावट। कुछ मामलों में उल्टी, डायरिया जैसी दिक्कतें भी देखी गई हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मुताबिक H3N2 संक्रमण 5 से 7 दिन तक चलता है, जबकि बुखार 3 दिन बाद कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन कफ की समस्या जो है वो 2 से 3 हफ्तों तक बनी रह सकती है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल 2 जनवरी से 5 मार्च तक H3N2 वायरस के कुल 451 केस दर्ज हुए हैं। ये सिर्फ एक तरह के वायरस के मामले हैं, जबकि 10 मार्च तक अगर सभी टाइप के इन्फ्लुएंजा वायरस के केस को जोड़ लिया जाए तो कुल 3038 केस दर्ज हो चुके हैं। हालांकि ये वो केस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, असली आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। रेफरेंस के लिए बीते साल 13,000 केस दर्ज हुए थे। इस साल आंकड़ा पिछले साल से कम तो है, लेकिन मामले बढ़ने की रफ्तार जो है वो तेज है और तेजी से बढ़ते मामलों के पीछे एक्सपर्ट्स कई वजह बताते हैं। पहली ये कि ये फ्लू सीजन है और हमारे देश में हर साल फ्लू के 2 सीजन आते हैं, पहला जनवरी से मार्च और दूसरा मानसून के बाद अगस्त से अक्टूबर वाला जो मौसम होता है वही। मौसम बदलता है तो वायरस के लिए पनपना आसान हो जाता है, फिर चाहे वो फ्लू का वायरस हो या फिर कोई और। आंकड़े ये भी बताते हैं कि इस दौरान सांस की दूसरी बीमारियां जैसे एडिनो वायरस और कोरोना के मामले भी बढ़े हैं। मिसाल के तौर पर इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक फिलहाल दिल्ली के अस्पतालों में सांस से जुड़ी दिक्कतों के चलते भर्ती मरीजों में सिर्फ 10% केस H3N2 के हैं, जबकि 15% जो केस हैं वो कोविड-19 के हैं। तो इन केसेस के बढ़ने के पीछे की असल वजह क्या है, इस बारे में डॉक्टर नीरज निश्चल जो कहते हैं वो सुनिए। ये पैनिक करने का समय नहीं है। ये सारे वायरस पहले से ही हमारे बीच में रहे हैं। हम में से मैक्सिमम लोग इससे एक्सपोज्ड रहे हैं, हमें इसमें इम्यूनिटी है, इसके अगेंस्ट वैक्सीन भी है। और जो भी एक्सट्रीम ऑफ एजेस के लोग हैं या जो कोमॉर्बिडिटीज के लोग हैं, वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन से, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से एट रिस्क होते हैं। तो मैं कहूँगा ये कुछ नया नहीं है, पैनिक करने की जरूरत नहीं है। ये इन्फेक्शंस पहले भी होते रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे, बस हमें सावधानी रखने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि इन्फ्लुएंजा के मामले बढ़ने की दूसरी वजह कोरोना काल का प्रभाव है। कोरोना के दौरान हमारे यहाँ लोगों को फ्लू का इन्फेक्शन कम हुआ क्योंकि लोग मास्क पहन रहे थे, भीड़ भाड़ से बच रहे थे। साल 2020 में सिर्फ 2752 और साल 2021 में सिर्फ 778 फ्लू के केस दर्ज हुए थे। ऐसे में लोगों की फ्लू के वायरस के प्रति जो इम्यूनिटी है वो कम हो गई और इस साल ये वायरस ज़्यादा प्रभावी हो गया। इस बारे में एक्सपर्ट क्या सोचते हैं वो सुनिए। पिछले 2-2.5 साल तक लोगों ने जो मास्क की प्रैक्टिस की थी, जिसके चलते जो बाकी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हैं जो ये विंटर सीजन्स में काफी कॉमनली देखे जाते हैं, जो फ्लू सीजन के नाम से भी हम जानते हैं, तो वो भी साथ ही साथ सप्रेस थे। लेकिन अब जब से सारे रेस्ट्रिक्शंस खत्म हुए हैं, मास्क हम पहनना हमने बंद कर दिया है, लोगों से मिलना शुरू किया है, तो ऐसे सिचुएशन में ऐसे जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, चाहे वो इन्फ्लुएंजा रिलेटेड हो, अदर रेस्पिरेटरी वायरल इलनेसेस हो, और कोविड एक तरह से मैं कहूँगा कि हमारे जो है एक फ्लू लाइक बीमारी का एक कारण बन चुका है। तो बेसिकली अब एक बात ये है कि ये जो केसेस बढ़ रहे हैं, लोग में अवेयरनेस बढ़ा है, सर्विलेंस जो हमारे जो इन प्लेस है वो काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए सारे केसेस पिक हो रहे हैं। और ये जो नंबर्स हमें दिख रहे हैं, ये हमारे स्ट्रॉन्ग सर्विलेंस का ही एक, मैं कहूँगा कि एक मार्कर है कि जो भी केसेस आ रहे हैं वो हम पिक कर रहे हैं और वो हमें रिफ्लेक्ट हो रहे हैं नंबर्स में। तीसरी बड़ी वजह है इस वायरस की संरचना। हमने शुरुआत में ही बताया था, इन्फ्लुएंजा वायरस में एंटीजेनिक ड्रिफ्ट के चलते इसकी प्रोटीन संरचना जो है वो बदल सकती है, जिससे उसी फैमिली का एक और नया वायरस बन सकता है जो इंसानों को इन्फेक्ट कर सकता है या फिर जानवरों से इंसानों में आसानी से फैल सकता है। साल 2009 में आए फ्लू की महामारी और साल 1918 के स्पेनिश फ्लू के पीछे की जो वजह है वो फ्लू के वायरस में आया संक्रामक बदलाव ही था। WHO के मुताबिक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को साल में 2 बार अपडेट किया जाना चाहिए। एक्सपर्ट ने भी ऐसा ही कुछ कहा है, सुनिए। देखिए, ये जो स्ट्रेन्स हैं, कौन सा स्ट्रेन किस साल यूज होना है वैक्सीन में, ये जो इंटरनेशनल बॉडीज WHO और CDC जो है इन्फ्लुएंजा के जो स्ट्रेन्स है उसको ट्रैक करती है। तो एक बहुत क्लियर है कि ये विंटर सीजन में ही ये नॉर्मली लोगों को अफेक्ट करती है। तो नदर्न हेमिस्फेयर में जो है विंटर सीजन नॉर्मली सितंबर अक्टूबर से सेट इन होता है। तो नदर्न हेमिस्फेयर में पहले से प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कि कौन सा स्ट्रेन इस बार प्रीडोमिनेट करेगा, इसलिए वैक्सीन के जो स्ट्रेन्स है उसके अकॉर्डिंग ही डिसाइड होता है। वैसे ही सदर्न हेमिस्फेयर में जो विंटर टाइम होता है वो अप्रैल के बाद से शुरू होता है। तो सदर्न हेमिस्फेयर के लिए जो वैक्सीन है उस समय लॉन्च होता है, ये प्रेडिक्ट करते हुए कि इस सीजन में कौन सा स्ट्रेन प्रीडोमिनेट करने के चांसेस हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा को लेकर एक तरह से क्लैरिटी रहती है हर साल कि कौन सा स्ट्रेन प्रीडोमिनेट करने के चांसेस हैं, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रेन हम यूज करते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट की तरफ से तैयारी के बजाय ऑलरेडी इंटरनेशनल बॉडीज ये वैक्सीन के स्ट्रेन लॉन्च करते हैं, और मैं कहूँगा कि इसमें
पब्लिक जो भागीदारी है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। चीजें हमारे सामने, इंफॉर्मेशन हमारे सामने है, उसको किस वे में यूज करें, किस वे में हम पार्टिसिपेट करके इस बीमारी को रोके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस जो है वो किन लोगों के लिए ज़्यादा दिक्कत देने वाला है, तो इसमें क्या सावधानी रखनी चाहिए और क्या बचाव करने चाहिए। तो एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसमें सेल्फ हाइजीन जो है बहुत ज़रूरी है। इन्फ्लुएंजा से संक्रमित व्यक्ति के छींकने या खांसने से ड्रॉपलेट निकलती है। सांस के साथ इन ड्रॉपलेट्स के हमारे शरीर में जाने से इन्फ्लुएंजा का संक्रमण हो सकता है। डॉक्टर नीरज की सलाह सुनिए इस पर, वो क्या कहते हैं। H3N2 की तरह जितने भी रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस हैं वो बहुत ही सिंपल है कि जो भी एक्सट्रीम ऑफ एजेस वाले लोग हैं, यानी कि बहुत छोटे बच्चे हैं या बहुत एल्डरली लोग हैं, या वो लोग जिनमें कोमॉर्बिडिटीज है, किसी भी कारण से उनका इम्यून रिस्पॉन्स कमजोर है, जो डायबिटिक लोग हैं, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट्स हैं, जो किसी भी कारण से इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी पे हैं, जो HIV पॉजिटिव लोग हैं, इस तरह के जो पॉपुलेशन हैं, ये वल्नरेबल पॉपुलेशन है। वो सिर्फ H3N2 ही नहीं, कोई भी रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन और या इन्फेक्शन के होने के बाद उनमें जो है चीजें कॉम्प्लिकेट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे लोगों को खासकर सावधान रहने की जरूरत है। ऐसे लोगों के लिए जो विंटर सेट इन होने से पहले ही जो भी फ्लू शॉट्स लॉन्च होता है वो उन्हें ले लेना चाहिए। और जहां तक प्रिवेंशन की बात है, वैक्सीनेशन के अलावा जो हमने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सीखी थी वो इन सब इन्फेक्शंस में भी उतने ही कारगर साबित होते हैं। तो अगर आप मास्क पहन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अपने हैंड हाइजीन का खास ध्यान रखें। जब भी आप कॉफ या स्नीज करें, उस कॉफ को ढकने की जरूरत है, टिश्यू पेपर से, रुमाल से। अगर रुमाल नहीं है तो अपने हाथ के इनर एस्पेक्ट से, और उसके बाद हाथ धोना बहुत जरूरी है। तो इन सब छोटी छोटी सावधानियों के साथ आप जो है इस बीमारी को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, अपने आप को भी बचा सकते हैं। और डेफिनेटली अगर आप में कोई भी सिम्टम्स हैं तो आप कोशिश करें कि पब्लिक प्लेस पे ना जाएं, बाकी लोगों से ना मिले। अगर आपके घर में कोई वल्नरेबल पॉपुलेशन है, एल्डरली है, बच्चा है या कोई कोमॉर्बिडिटी वाला इंसान है, उससे आप अलग रहने की कोशिश करें। लगे हाथ आपको एक और जानकारी दे देते हैं। ज्यादा कफ आने की वजह हमेशा H3N2 ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। सनर इंटरनेशनल हॉस्पिटल में ENT डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर कुणाल निगम। वो कहते हैं कि सर्दी जुकाम होने पर कुछ लोगों को जेनेटिक कारणों की वजह से भी ज्यादा बलगम आता है और कुछ लोगों को विटामिन B12 की कमी की वजह से, धूल मिट्टी से एलर्जी की वजह से भी ज्यादा कफ आ सकता है। तो सतर्क रहें और खुद से इलाज करने के बजाय डॉक्टर का परामर्श जरूर लें। तो ये थी आज की मास्टर क्लास। हमारा शो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मेरा नाम है विकास वर्मा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉक। शुक्रिया।